हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का एक सब्जेक्ट है। उसमें आज हम बात कर रहे हैं सेकंड यूनिट की। ये पीडीएफ में मेरे थर्ड यूनिट है, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सेकंड यूनिट है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो आज हम ये बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो डी फॉल की बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं पारितंत्र की। ये जितने भी मैं आपको टॉपिक क्लियर करूँगा, ये सब टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ से अब स्टार्ट होता है पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। प्रकृति में संपूर्ण, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रकृति में संपूर्ण जीव जंतु तथा पादपों के पर्यावरण के साथ क्रियात्मक अंत संबंधों का सर्वप्रथम ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद A.G. टर्म्सले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, उनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें वातावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण में और हमारे वातावरण में जितने भी जैविक और अजैविक कारक है, क्या घटक है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जैविक कारक क्या होते हैं और अजैविक क्या होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा मैं डिफाइन नहीं करूँगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हमारे वातावरण में जैविक और अजैविक कारक जो अपने एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे कहा गया है। अन्य पारिस्थितिकी तंत्रविदों ने पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा नाम है पारिस्थितिकी, आपको बस ना यहाँ पे बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके प्रभावी पर्यावरण से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्या कहना चाह रहा है ये। अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा देख लिया, यहाँ पे कुछ पारिस्थितिकी की अवधारणा भी है, तो भी आप देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी पारिस्थितिकी व्यवस्था है जिसमें पादप तथा जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषण श्रृंखला द्वारा संयोजित रहते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र ना वो है जिसमें जीव जंतु पादप ये सब ना अपना पोषण जो है ना एक दूसरे से बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उसी प्रोसेस को इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र नाम दे दिया। यानी जीव जंतु है, शाकाहारी जीव जंतु वो किस पर निर्भर है, वो पेड़ पौधों पर निर्भर है। और जो शाकाहारी जीव जंतु है और जो मांसाहारी जीव जंतु है वो किस पर निर्भर है, शाकाहारी जीव जंतुओं पर। तो ऐसी ये चीज़ चलती रहती है, एक तरीके की चेन चलती रहती है, उसी को इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र नाम दिया है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पे परितंत्र की अवधारणा दे रखी है। पारिस्थितिकी जीव वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को समझने से पहले पारिस्थितिकी को जानना आवश्यक है। पारिस्थितिकी शब्द मूलतः भाषा ओइकोस तथा लोगोस का संयुक्त रूप है। यहाँ पे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अवधारणा को छोड़िए। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट तो यही है कि वो अगर आपको समझ लो पारिस्थितिकी तंत्र से कुछ रिलेटेड आ गया तो आपको थोड़ी उसकी डेफिनेशन देनी है। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ पूछी गई ना आपको वो बतानी है। ठीक है, तो ये बीच की महाभारत आपको नहीं लिखनी है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पारितंत्र की संरचना एवं कार्य। पारितंत्र में निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्थलीय, दूसरा है जलीय। ठीक है, स्थलीय में क्या है, लवणीय, और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जलीय में क्या है, अलवणीय, जलीय, पारिस्थितिकी तंत्र आदि। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्यतः दो प्रकार के संगठक होते हैं, जैसे जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक अजैविक कारक क्या है वो आपको पता है। जैसे यहाँ पे जैविक कारक में बता रखा है इन्होंने, जैविक कारक में बताया है जंतु समुदाय, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, मनुष्य। जैविक में सब वो सारा जीवन यापन करने वाली चीज़ें आ गई हैं। फिर अजैविक में आपको पता है जो डायरेक्टली नेचर के थ्रू हमें मिलती है। ठीक है, तो अजैविक में क्या है, प्रकाश है, ताप है, आर्द्रता है, हवा है, स्थलाकृति है, मृदाई, सब नेचर के थ्रू है। अगर ये एक बार ख़त्म हुई तो दोबारा नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इनको अजैविक घटक में माना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। आपको ये जितने भी मैंने आपको बताया ना, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ना डिफाइन करते हुए चलना है।
ठीक है, ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये आप उसके बारे में हेडिंग बनाओगे इसको और फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे। ठीक है, तब आपका जो आंसर है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा है, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। फिर उसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या कहता है विशेषताओं में कह रहा है ये पारिस्थितिकी तंत्र में आकार, रूप, संगठन के आधार पर विभिन्नताएं हैं, परंतु समस्त तंत्रों का आधारभूत ढांचा एक ही समान है। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी सारी विशेषताएं इन्होंने बताई है, आप यहाँ से लिखते हो चले। संरचनात्मक विशेषताएं, इसमें वे समस्त तत्व सम्मिलित है जो घटक एक पारितंत्र की संरचना के पहलुओं से आते हैं। मतलब संरचनात्मक जिसके द्वारा इनकी रचना होती है वो सब यहाँ पे बताया गया है। ये जो पारितंत्र की जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो बनावट है वो किस तरीके से होती है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। एक तो जैविक जितने भी कारक हैं उनके द्वारा इसकी संरचनात्मक होती है। कैसे? उत्पादक क्या है? सामान्य पौधे पारितंत्र के उत्पादक होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो उत्पादक कहलाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा ही उत्पादक क्या होता है? जो वस्तुएं बनाता है। एक तरीके से कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, उत्पादक यानी जो वस्तुओं का निर्माण करता है, क्या उत्पाद करता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे, फल फ्रूट, सब्जी, ये सब हमें देते हैं, तो ये सब क्या हुआ? उत्पादक हुए एक तरीके से। तो उत्पादक क्या कह रहा है? पेड़ पौधे पारितंत्र के उत्पादक होते हैं जो सूरज के प्रकाश द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी उत्पादक कौन है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है, किसी मनुष्य पे, किसी जानवर पर वो एक तरीके से निर्भर नहीं है अपना भोजन बनाने के लिए, तो उनको क्या कहेंगे? उत्पादक। ठीक है, ये लाइन आप समझ गए यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं उत्पादक के बारे में। फिर आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? जो वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है वो उपभोक्ता है। तो यहाँ पे मनुष्य, जीव जंतुओं की बात चल रही है, तो यहाँ पे उपभोक्ता कौन हुआ? वह जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता के निम्न प्रकार है। ठीक है, उपभोक्ता आपको पता चल गया, जो अन्य वस्तुओं पर, अन्य जीवों पर अपना भोजन बनाने के लिए निर्भर होते हैं। अब इसमें इनकी कैटेगरी दे दी है, आपको कैटेगरी डिफाइन करनी होगी वहाँ पे। शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, अपघटक। ये आपको चारों चीज़ें पता होंगी, बहुत ही नॉर्मल से वर्ड है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़े से देख लेना आप। फिर आते हैं अजैविक। अजैविक में क्या होगा? अजैविक में बात कर रहे हैं अजैविक संरचना। पारिस्थितिक तंत्र की अजैविक संरचना का निर्माण भौतिक व रासायनिक घटक के द्वारा होता है। जैसे भौतिक कारक क्या है? भौतिक में सूर्य का प्रकाश, सूर्य की अवधि, तापमान, वर्षा, जलवायु, अक्षांश, देशांतर की स्थिति, मृदा के प्रकार, जल आदि। रासायनिक कारक में क्या होगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी ऑक्सीजन, फास्फोरस, लवण एवं जैविक पदार्थ, ये सब आपके रासायनिक हो गए। व्यवहारिक विशेषताएं, ये पॉइंट बी है, ये सब उनके पॉइंट है। बी के बारे में देखो, व्यवहारिक समग्र जैविक घटक पर्यावरणीय प्रभाव के अनुकूल हेतु एक व्यवस्थित क्रम में कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली एक महत्वपूर्ण घटक के निम्न प्रकार है। तो व्यवहारिक में क्या है? खाद्य श्रृंखला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये आपका हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्टली इनकी बात कर लेते हैं। इन ये पाँचों बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। खाद्य स्तर, खाद्य श्रृंखलाओं के क्रमश प्रभाव होते हैं जिन्हें खाद्य स्तरों को नाम दिया जाता है। उदाहरण स्वपोषी अथवा उत्पादक, प्रथम पोषी स्तर, सौर ऊर्जा का स्थलीकरण करके उसे विषम पोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, खाद्य का स्तर क्या है कि मतलब कि पहले उत्पादक भोजन बनाते हैं, फिर उस भोजन को दूसरे यानी कि उत्पादकों को उपलब्ध कराते हैं। ये सब यहाँ पे कहने का मतलब है। अगर समझो, यहाँ पे देखो नीचे दे भी रखा है, यहाँ से पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। किसी खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मात्र 10% ही आगे प्रसारित करता है। शेष 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं या व्याज्य पदार्थों मूल के साथ पर्यावरण में समाहित हो जाती है। यानी कि समझो, अगर मैंने 100% कोई चीज़ खाई है, और जैसे समझो खरगोश है, खरगोश ने पेड़ पौधे से कुछ खाया, तो उसको 10% उसका जितना 10% उसको मिलेगा, यानी भोजन में से उसने पूरा पौधा खा गया, पर उसको कितना लगेगा? ओनली 10%। फिर जब शेर, क्या लोमड़ी, कोई भी मांसाहारी जीव खरगोश को खाएगा, तो जो 10% उनने खाया था ना, 10% जो उसको लगा था, उसका 10% यानी 10% का भी 10% फिर मांसाहारी को लगेगा। ठीक है,
यहाँ पे ये हो गई बात क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ये भी आ सकता है शॉर्ट नोट में 10-15 नंबर के लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो यहाँ पे भाई साहब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है ये चीज़ आपको पता है। देखो क्या लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जब तक नहीं होगा जब तक उसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, जब तक एक दूसरे जीव जंतु एक दूसरे पे निर्भर नहीं होंगे अपने भोजन के लिए। ठीक है, फिर क्या कहता है ऊर्जा का प्रवाह खास श्रृंखला के माध्यम से होता है। खास श्रृंखला क्या है, मैंने ऊपर आपको बताया। यहाँ पे जितनी भी कहानी लिखी थी ये सब ऊर्जा का प्रवाह ही था, खास श्रृंखला ही थी। कि खास श्रृंखला में क्या होता है, अगर इसमें उपभोक्ता उत्पादक पे आश्रित होते हैं, यानी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये एक खास श्रृंखला है। और इसमें भोजन का 10% पोषण ही एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा की जो वैल्यू होती है, ऊर्जा की जो क्वांटिटी होती है, ऊर्जा का जो पोषण होता है, वो जैसे जैसे दूसरे जीव जंतुओं में जाता रहता है उतना कम होता रहता है। यानी कि समझो मैंने 100 क्वांटिटी खाई तो दूसरे ने मुझे खाया तो 10% क्वांटिटी ही दूसरे को लगेगी। फिर वो 10% कोई और खाएगा तो उसको 10% क्वांटिटी किसी और को लगेगी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, देखो ये सबसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी हमारा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। एक तो जो ऊर्जा का प्रवाह है ना वो एक ही दिशा में चलता है, यानी ये ना उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर चलता है। जैसे खाद्य श्रृंखला थी उसी तरीके से ऊर्जा का प्रवाह है। तो आप थोड़ा सा से पढ़ते हैं। ये कहता है पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक देशीय होता है। मैंने कहा ना एक दिशा में चलता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। ये उत्पादकों से उपभोक्ता की दिशा में चलता है तथा अंत में अब घटकों की दशा में इसका पुनः चक्रण नहीं होता। ऊर्जा का प्रवाह पोषक तत्वों से के प्रवाह से भिन्न होता है। क्योंकि अब क्यों होता है ये होता है क्योंकि पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता रहता है। ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पोषण स्तरों से होकर संपन्न होता है। ये प्रवाह ऊष्मागतिकी के 2 नियमों द्वारा नियंत्रित है। आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। अब आगे कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण और वितरण ऊष्मागति के अनुसार नियमानुसार होता है। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि किस तरीके से होता है, इसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बता रखा है। 3 पॉइंट है। तो ये कहता है कि ऊर्जा का निर्माण या नाश नहीं होता। जो ऊर्जा है उसका निर्माण या नाश नहीं होता, यानी कि ना इसको बनाया जा सकता है ना इसे ख़त्म किया जा सकता है। ऊर्जा हमेशा स्थानांतरित होती है। जैसे हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यही रासायनिक ऊर्जा श्वसन क्रिया के कारण ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि ये ना बदलती रहती है। इसकी जो पहले ये पौधों के पास गई, फिर पौधों से इनने ऑक्सीजन दी, फिर ऑक्सीजन जो है वो ऊष्मा में बदल गई। तो ये सब चेंजेबल है ये थोड़ी। फिर कहता है जिस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसी प्रकार ऊर्जा का ह्रास भी होता है। ऊर्जा का कुछ भाग वायुमंडल में विकिरित हो जाता है। यदि कोई जीव भोजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है तो प्राप्त की गई समस्त ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर सकता। मैंने खाद्य श्रृंखला में क्या था कि 10% ही ऊर्जा का जो है वो अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। वह प्राप्त की गई ऊर्जा का केवल 10% ही। तो उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन निम्नलिखित की बातों के द्वारा किया जा सकता है। ये थोड़ा शॉर्ट है तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। ये 5-6 लाइनें आपको याद रखनी है ये वाली। तो क्या कहता है फर्स्ट में कहता है ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में चलता है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। उत्पादक जो कि पौधे हैं सूर्य ऊर्जा ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिससे रासायनिक ऊर्जा का जन्म होता है। उपभोक्ता इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में कुल ऊर्जा एवं उसका उपापचय क्रियाओं में उपयोग होता है। उत्सर्जन ऊष्मा श्वसन आदि के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, कुल शुद्ध उत्पादन
जो है वो ऊर्जा है। ये आपको 4-5 लाइनें ना, देखो कुछ चीज़ें होती हैं समझने की और कुछ चीज़ें होती हैं याद करने की। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में ना बस हेडिंग के बाद लिख सकते हो। ये हेडिंग वाली बात नहीं है, ये आपको याद होगी तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे ने याद करा है जो EVS से या पारिस्थितिकी तंत्र चैप्टर से रिलेट करता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझा रखा है कि किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से सूर्य का प्रकाश जो है, आप समझ है, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, हरे पौधों पे, ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है यहाँ पे। प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी जो पौधों को खा रहे हैं, फिर शाकाहारी उपभोक्ता जो है उनको कौन खा रहा है, मांसाहारी। और मांसाहारी जो है तृतीय उपभोक्ता है, जो जैसे कि अब जैसे शेर है, शेर हिरन को भी खा सकता है, जेबरा को भी खा सकता है, और कुछ ऐसे मांसाहारी जैसे लोमड़ी, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना जो कम शक्तिशाली होते हैं पर वो नॉनवेज भी खाते हैं, तो उनको भी खा सकता है। तो तृतीय उपभोक्ता उन्हें माना गया है। फिर अपघटक के बाद पोषण का निर्जीव घटक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, पर इतनी बड़ी कुछ नहीं है। आपको खास श्रृंखला आएगी, आपको बता देना है कि पौधों को कौन खाता है, उनको कौन खाता है, उनको कौन खाता है, फिर वो कैसे कहानी वापस वहाँ जुड़ती है, ठीक है। आपको ये सब बता देना है। फिर आता है पारितंत्र का क्रम। पारितंत्र का क्रम क्या कहता है, यहाँ पे आप बात करी गई है पारितंत्र का क्रम। पदार्थ चक्रण, प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव की ओर स्थानांतरित होते हैं अतः पूर्ण प्रकृति में लौट जाते हैं। खनिज तत्वों के भूमि एवं जीवों के माध्यम से होने वाले चक्रीय भ्रमण को पदार्थ चक्रण कहते हैं। ये थोड़ा सा डेफिनेशन है, आपको याद कर लेनी चाहिए। समझने की बात छोड़ो, 1-2 लाइनें याद भी करो। क्यों इन खनिज। फिर आता है कार्बन चक्र, ये थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। हाँ, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होने वाला है। ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, और पारितंत्रीय पिरामिड क्या है। इस पिरामिड में से ये जो पिरामिड बताया गया है, इनमें से एक पिरामिड होता है, एक उल्टा पिरामिड होता है, एक सीधा पिरामिड होता है। तो ये इनमें से एक पिरामिड आपको पूछा जा सकता है पेपर में, और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में से डिफरेंस करने को आ सकता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की भोजन से संबंधित श्रृंखला, जिसमें जीवधारी, भोज्य और भक्षक के रूप में परस्पर संबंध होते हैं। खाद्य श्रृंखला वही बताई मैंने आपको कि किस तरीके से एक जानवर दूसरे जानवर पर निर्भर है, एक जीव जंतु किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है। पेड़ पौधे जो कि उत्पादक है, वो निर्भर किस पे, वो प्रकाश सौर ऊर्जा इन सब से रिलेट करते हैं, ठीक है, सूर्य की किरणों से रिलेट करते हैं। फिर वो, और जो हमारे उपभोक्ता है, यानी प्रथम उपभोक्ता है, वो किस पे निर्भर है, वो पेड़ पौधों पे निर्भर है, उत्पादक पे निर्भर है, ठीक है। फिर प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता किस पे निर्भर है, वो प्रथम उपभोक्ता पे निर्भर है। तो आपको वही बता देना है यहाँ पे खाद्य श्रृंखला। तो देखो यहाँ पे बता रखा है ना, या अगर आप एग्ज़ाम में बनाओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये चीज़ आप बना दोगे पेपर में तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा एग्जाम्पल को, आपको पूरे नंबर देगा। फिर उसके बाद आती है चराई खाद्य श्रृंखला। जब खाद्य श्रृंखला पौधों से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक हो जाती है तो ये चराई खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है आपको लिखना परजीवी खाद्य श्रृंखला, ये सब ज़रूरी नहीं है। फिर आता है खाद्य जल क्या है। खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तथा एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे खाद्य जाल कहते हैं। एक तंत्र, यहाँ खाद्य जाल में जो बात की गई है कि यहाँ पे सीधा ये मकसद है कि जैसे पौधे जो हैं वो उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। जैसे कि आपको, जैसे कि चूहा है, चूहे ने खाया पौधा, ठीक है, पर लेकिन चूहे को कौन कौन खा सकता है, चूहे को यहाँ पे सांप भी खा सकता है, और इसके अलावा मोर भी खा सकता है, और नेवला भी खा सकता है। तो एक ही कह सकते हैं, एक ही भोजन को 3 लोग खा रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके के, ठीक है। इस प्रकार परितंत्र में
पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित होकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। एक खाद्य जाल में जितने अधिक वैकल्पिक मार्ग होंगे उतना ही वे खाद्य जाल स्थिर होगा। यानी खाद्य जाल में एक ही भोजन को अनेक लोग खा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मकसद यही है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पारितंत्रीय पिरामिड। ये पिरामिड जो है बहुत ज़रूरी है कि एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के खाद्य स्तर होते हैं, जैसे उत्पादक स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता स्तर एवं द्वितीय उपभोक्ता स्तर। ऊष्मागतिकीय के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर से पर या ऊर्जा स्तर पर एकमात्र 10% ऊर्जा अगले स्तर के स्थानांतरित होती है। इसमें ना पारितंत्रीय पिरामिड में ना 3 पिरामिड बताए गए हैं। एक संख्या का पिरामिड, फिर दूसरा बताया गया है यहाँ पे जैविक भार पिरामिड, और तीसरा बताया गया है ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। इन तीनों को आप थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। संख्या का पिरामिड। संख्या पिरामिड में खाद्य प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर जीवों की संख्या व्यवस्था दिखाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जीवों की संख्या दिखाई जा रही है, जैसे कि घास पारितंत्र और वृक्ष पारितंत्र। इसमें सीधा पिरामिड है, इसमें उल्टा पिरामिड है, सब में यही रहने वाला है। पहले में क्या रखा गया है, उत्पादक को, जो कि हरी घास है। फिर यहाँ पे रखा गया है प्रथम उपभोक्ता को, जो शाकाहारी है। फिर यहाँ पे द्वितीय पे रखा गया है मांसाहारी जीव को। फिर उसके बाद रखा है तृतीय में मांसाहारी जीव को। तो ये देखो उत्पादक ज़्यादा है, फिर उपभोक्ता कम हो रहे हैं, फिर उपभोक्ता और कम हो रहे हैं, तो ऐसे चलता रहेगा। पर लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टे में यहाँ पे महापलजीवी तृतीय उपभोक्ता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता है, फिर पक्षी है, फिर वृक्ष है। कि यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें घट रही हैं और डायरेक्ट कहाँ के उत्पादक की ओर जा रही हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे उपभोक्ता ज़्यादा है तो उत्पादक कम है, और यहाँ पे उत्पादक ज़्यादा है और उपभोक्ता कम है। तो आपको यही चीज़ बतानी है वहाँ पे। फिर आता है जैविक भार पिरामिड। जैविक भार पिरामिड वह ग्राफिक चित्र है जिसमें जीवों के सकल भार को आधार मानकर आकलन किया जाता है। इसमें प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों का संपूर्ण सूक्ष्म भार पारितंत्र का जीव भार कहलाता है। एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र अथवा वन पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का जीव भार खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं से अधिक होता है। देखो गाइस, मैं आपको सीधा बता दूं, ये जो पिरामिड की जो डेफिनेशन वगैरह दी है ना, ये बहुत सिंपल है, आपको इन्हें याद करना होगा। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि देखो इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें लिखी नहीं है, इसलिए आपको 4-5 लाइनें जितनी भी है 7-8 वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें भी देखो सेम वही चीज़ें बनने वाली हैं जैसे ऊपर बनी हुई थी, ऐसी इसमें बनी हुई है। पहले उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर यहाँ पे मछलियाँ हैं, फिर शाकाहारी है। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सेम ऐसी बनाना है। ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड किसी भोजन श्रृंखला अथवा जाल में आहार और ऊर्जा के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसका चित्र देख लो कैसे बना हुआ है। फिर यहाँ पे पारिस्थितिक वंशक्रम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जलीय निरस्तरण, मरुस्थलीय निरस्तरण, शायद आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है चारागाही परितंत्र। चारागाह अथवा घास स्थल ऐसे क्षेत्र है जहाँ वर्षा प्राय कम होती है। इन घास स्थलों में घास प्रमुखता से पाई जाती है, परंतु कई बार वृक्ष और छोटी झाड़ियाँ भी होती हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना है। फिर आता है सावना। इन घासों का विस्तार उष्णकटिबंधीय वनों से हुआ है। ये आपको सावना, प्रेरी, स्टेपी घास, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। मरुस्थलीय पारितंत्र, ये पारिस्थितिकी तंत्र में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है इसके बारे में, स्क्रीनशॉट ले लेना। उष्ण मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, टुंड्रा शीत मरुस्थलीय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकार, ये जरूर आ सकता है आपके में, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकार। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तालाब एक छोटा एवं स्थिर जलीय पारितंत्र है कि 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी तालाब और स्थायी तालाब। अस्थायी तालाब जल केवल वर्षा ऋतु में होता है, जबकि स्थायी तालाब जल से भरा रहता है हमेशा,
ठीक है। उसके बारे में आपको थोड़ा बता देना है। नदी नालों के पानी तंत्र, मतलब जो भी पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना वो आपको बतानी है। नदी हो, नाला हो, तालाब हो, झील हो, समुद्र हो, उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल देनी है बस। फिर गाइस आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपको अगर मैं बता दूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन, तो ये आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इनको कॉपी में नोट कर लेना। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊं। अगर कोई टॉपिक, और वैसे EVS का तो मैं सारे चैप्टर कंप्लीट वीडियो अपलोड करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल अपडेट सोल को। ड्यू सोल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यही मिलेगी। थैंक यू।